दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं अपना मोर्चा .com की खास पेशकश बिखरे पन्ने अनसेंसर्ड। आज के हमारे खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार समीर दीवान। कई बड़े अखबारों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और इनकी अपने लिखने की एक शैली है और काफ़ी अपने ढंग के एक अलग विचारधारा वाले पत्रकार हैं। और जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, आज मैं उनका इंटरव्यू सिर्फ इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, जो सीधे सीधे माइक को मुंह में डालना जानते हैं, वे लोग भी उनसे कुछ सीखें। तो समीर जी फिलहाल एक पत्रिका निकालते हैं। ये पत्रिका मेरे पास है, निरंतर पहल, बहुत ही उत्कृष्ट किस्म की मैगजीन है, विचारधारा से लबरेज मैगजीन है। इसमें अच्छी खबरें रहती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सांस्कृतिक मूल्यों की जो पक्षधरता है इस पत्रिका में, वो दिखाई देती है। समीर जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सारे दर्शकों को नमस्कार। जी जी। समीर जी, मेरा पहला सवाल है, देखिए मैं बिखरे पन्ने जो अनसेंसर्ड कार्यक्रम है, तो उसमें हम बहुत सारी जो पुरानी बातें हैं उसको कहीं ना कहीं से करते रहते हैं। आज मैं आपके माध्यम से अपने जो नए दर्शक हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं, जो नहीं है, उनसे भी न्यूज रूम की कुछ बात जरूर जानना चाहूँगा। न्यूज रूम बड़ा गर्म हो जाया करता था एक समय। बिल्कुल। तो मुझे याद आ रहा है कि जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी, जी हाँ। तो आपके न्यूज रूम में जिस अखबार में आप काम करते थे, जी हाँ, जी हाँ। वहाँ संपादक जो थे बहुत सिगरेट फूकते थे। तो उनकी सिगरेट की कोई डिब्बी चोरी हो गई थी। पूरा मामला क्या था चोरी का, बताइए। क्या ये आपको बड़ा लगता है मजेदार कि मामला था। नहीं, संपादक को सिगरेट पीना कोई गुनाह तो नहीं है? गुनाह बिल्कुल तो नहीं है। किसने चोरी की थी वो? और आप तो पीते नहीं। साथियों ने ही चोरी की थी। क्या था मामला वो? एक्चुअली देखिए, राजकुमार जी खुद, आप स्वयं भी एक बहुत समर्थ पत्रकार रहे हैं, साथी हैं मेरे, समकालीन हैं, तो आप सारी चीज़ों को जानते हैं। अब इसको हम यहाँ डिस्कस जरूर करेंगे। तो न्यूज़ रूम की बात आपने की, बहुत रोचक घटनाएं कभी कभी होती थी, बहुत संजीदगी से काम होता था, और जब काम खत्म हो जाता था या शुरू होता था उसके पहले और ख़त्म होने के बाद बड़े मज़ेदार किस्से होते थे। बात उन दिनों की है जब हम कॉलेज से निकले थे और यहाँ एक बड़ा अखबार आया था, नवभारत को चैलेंज करता हुआ। भास्कर भास्कर नव भास्कर के नाम से। तो रमेश नैयर जी यहाँ पत्रकारिता कर चुके थे, और चूंकि उनकी पृष्ठभूमि पंजाब की थी, तो वो ट्रिब्यून में बहुत अच्छे पद पर थे, और वहाँ राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता में उनका काफ़ी नाम था उसमें। तो ऐसा कहा जाता था, हम बहुत जूनियर थे, कि रमेश नैयर जी को वहाँ पर बड़े खुशामद बरामद करके लाया गया था, क्योंकि यहाँ पत्रकार वो एक नवभारत जो पुराना पेपर है उसको चैलेंज करना है। तो वो आ गए। तो उस समय जब उन्होंने टीम बनाई, तो उसमें ऐसा टीम बनाई कि भाई थोड़ा सा फ्रंट पेज में ऐसे लोग रहें जो थोड़ा अंग्रेजी का अनुवाद कर दें, और मतलब अपने अपने किस्म का जो उनका एक्सपोजर था, हर संपादक बनाता है। उनका एक्सपोजर था। तो इसी बीच में हुआ ये कि वहाँ पाकिस्तान में चुनाव हुआ, बेनजीर भुट्टो जीत गई। उस समय बहुत सारे टेलीविजन नहीं थे, जी टीवी था, और जी टीवी में बड़ा मिक्स्ड किस्म का समाचार आता था, जिसमें राहुल कंवल उसके एंकर हुआ करते थे, पतले दुबले से अभी भी हैं, काफी मोटी सैलरी में हैं, और उस समय जूनियर थे, तो उनको बहुत पसंद किया जाता था। और दूरदर्शन था, तो दूरदर्शन में खबर आई कि बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बन गई। तब तक 10 बजे संपादक जी जा चुके थे। अच्छा। वो ये उन दिनों की बात है जब बहुत सारे एडिशन नहीं निकलते थे। तो 10 बजे बाकी एडिशन निकल गया, और 2 बजे रात को शहर का एडिशन जा चुके। तो खबर आई, तो फिर फोन किया गया। तो उस जमाने में तो मोबाइल फोन था नहीं, तो काला वाला फोन था। तो वो कार से दौड़ के आए। अच्छा। तो उस समय, हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा जो बड़ा आकर्षित करता था, कि रमेश नैयर जी उस समय जीन्स पहनते थे, उम्र कोई 40-42 साल की रही होगी, और बड़े शॉवर टर्न बाल, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि पीछे उड़ते हुए, और सिगरेट पीते। तो बड़ा आकर्षक लगता था यार, संपादक हो तो ऐसी मतलब सिगरेट संपादक का लुक ऐसा नहीं सिगरेट पीने वाला लेकिन नहीं। ये कोई दो मत नहीं कि हाँ, बहुत मतलब वो खूबसूरत एक तो समर्थ संपादक तो ही है, जी जी, है ना, उनका बहुत लंबा चौड़ा उनका स्पेक्ट्रम है। तो वो जब आए तो लगा यार ये दौड़ के आए हैं, अब क्या लिखेंगे, संपादकीय लिखेंगे। तो जब अपने कमरे में गए तो छोटा सा केबिन था, और उसके ठीक सामने, मतलब डायगोनली अपोजिट जो फ्रंट पेज का था, उसमें 6 लोग बैठते थे, हेक्सागोनल टेबल था, और उसमें उनके बहुत पसंदीदा एक शशि कुन्हेर जी थे। हाँ, बिलासपुर के, वो मीसा में अंदर भी हुए थे, और बड़े समर्थ संपादक हैं, बिलासपुर के प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने मुझे अपने साथ रखा था, और मुड़ा तुड़ा सब इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया सब लाते थे। हम बैठ के ट्रांसलेट कर रहे थे। आए और अंदर घुसे, जैसे ही उन्होंने ड्रॉर खोला, उनको सिगरेट चाहिए थी, नैयर जी ने। हाँ, तो वो सिगरेट की डब्बी गायब थी। तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए, बिल्कुल सामने बैठे थे शशि कुन्हेर और मैं उनके बगल में,
तो टेबल को ठोक के, यार सिगरेट चोरों से बड़ी दिक्कत है। तो अब कौन और पीता था, रात का वक्त है, सब लोग जा चुके थे, सिटी वाले सिटी में बैठे थे, प्रोविंशियल का टेबल खाली हो चुका था और केवल फ्रंट पेजर्स थे, और फ्रंट पेजर्स में सिगरेट पीने वाले केवल शशि। पीता तो मैं भी था, लेकिन मैं उनके सामने नहीं पीता था। तो शशि कुनेर को लगा ये मुझे ही कह रहे हैं। अच्छा। और शशि कुमार चूंकि उनके बड़े शशि कुनेर जी उनके बड़े चहेते वो थे, पत्रकार थे, और एक और थे गोडबोले, तो सदानंद शशि जी गोडबोले। ने क्या उत्तर दिया? तो ये शशि कुनेर को लगा यार ये तो मुझे ही चोर कह रहे हैं। अच्छा। तो वो उस समय शायद थोड़ा सा मूड भी रहता है, रात का वक्त है। अच्छा। उन्होंने उठाया और बोले, अपना कुर्ता पहनते थे और झोला रखते थे, निकाला ऐसा, और 4 मीनार सिगरेट थी शायद। बोले साहब बहुत देर से सुन रहा हूँ आप सिगरेट चोर सिगरेट चोर, सिगरेट चोर किसको कह रहे हैं साहब? ऐसा करके उनके केबिन में जाके पटक दिया। बोले आपका ब्रांड कुछ और है, मेरा ये है। आप देखिए, आप तो विल्स पीते हैं फिल्टर्ड, मेरा बिना फिल्टर का, आप मुझे कब से सिगरेट चोर बोल रहे हैं? तो क्या, नहीं नहीं शशि, मैं तुम्हें सिगरेट चोर नहीं कह रहा हूँ। तो बात ऐसे। फिर उन्होंने बताया कि आप देखिए कि यहाँ और कितने लोग सिगरेट पीते हैं, नए नए लड़के आए हैं। तो हमारे साथी कुछ थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन साथियों ने वो सिगरेट की डिब्बी उड़ा दी थी। अच्छा, एक और प्रसंग मुझको तो याद आ रहा है। तो उन्होंने फिर उनकी सिगरेट लेके पी, फिर बिना। एक प्रसंग और याद आ रहा है हाँ, सोनी जी, कि पहले कॉफी हाउस हुआ करता था, ये अपने जानते हैं पुराना कॉफी हाउस। जी हाँ, जी हाँ। और मतलब वहाँ पत्रकारों की बड़ी बैठकी हुआ करती थी और राजनेताओं की भी बैठकी हुआ करती थी। बिल्कुल। और ये माना जाता था कि जो कॉफी हाउस का हिस्सा नहीं बन पाया तो वो शायद पत्रकार या फोटोग्राफर नहीं बन पाएगा। वो कॉफी हाउस था ही ऐसा, हाँ, ही ऐसा कि वो एक अड्डेबाजी होती थी। तो एक दो बार उस अड्डेबाजी में शामिल होने का मुझे भी मौका मिला था। जी हाँ। तो एक प्रसंग का बड़ा जिक्र होता था वहां पे कॉफी हाउस में, नल दमयंती। नल दमयंती वाला जो प्रसंग है, हालांकि थोड़ा सा वो सेंसर करने लायक है, लेकिन हम चूंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है, बताया जा सकता है, तो उसको जरूर हमारे दर्शकों को बताएं कि वो नल दमयंती जो योजना थी, जी हाँ, वो क्या थी और किसने दी? वैसे तो बहुत खास नहीं था, लेकिन एक्चुअली था क्या कि उस समय तो इंटरनेट का जमाना था नहीं, तो ज्यादातर एक अखबार में, नेशनल अखबार में एक पेज 3 होता है जो फैशन पर हाँ, थोड़ा सा। तो उसमें हमारे संपादक जी थे, दिल्ली से आए थे, तो इनकी खास लाइकिंग थी कि फैशन का कुछ खबर होनी चाहिए, कुछ इस तरह का ग्लैमरस खबर होनी चाहिए, तो वो लगाते थे। अच्छा। तो एक दफा हुआ क्या, उसकी पृष्ठभूमि ये है कि नल दमयंती की, एक दफा हुआ क्या कि उसमें उन्हीं के एक और शिष्य थे जो अब नहीं रहे, वो वहाँ थे, उनका नाम भूपेन टिकरिया जी। तो वो साथ में थे, उनका उनका टेस्ट जानते थे कि कैसे टेस्ट के आदमी हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा दिया, एक फ़ोटो दी लंबी सी, और उसके नीचे कैप्शन लिखा। ये उन दिनों की बात है जब इंटरनेट नहीं था, तो अखबार आता था टेलीग्राफ लंदन का, दिल्ली, और दिल्ली से एक रोल बना के 1 हफ्ते में एक बार यहाँ हवाई जहाज आता था, इंडियन एयरलाइंस वाला, उससे आता था। तो बंडल निकाल के पूरे हफ्ते भर उससे पेज 3 का मैटर बनता था। तो ऐसा हुआ कि जब वो वहाँ से आए थे, शशि को क्या नाम, टिकरिया जी। तो टिकरिया जी ने देखा कि इनकी लाइकिंग ये है यार, तो अब आए एक दिन, बोला कट गया उनका फोटो कट गया, और कैप्शन को पूरा जाने दिया उन्होंने कि संपादक ने लिखा, इसको कौन काटे। तो उन्होंने कहा कि दूसरे दिन आके बोले यार ये फोटो कैप्शन किसने किया, फोटो किसने काटा? बोले क्या हो गया बॉस? फिर शशि कुनेर उठे, क्योंकि फ्रंट पेज उसमें होते थे। क्या हो गया बॉस? बोले यार शशि क्या है, इसको काटा क्यों? बोले बॉस आपने लिखा था, वो संपादक का लिखा, कौन काटेगा? अरे नहीं यार ऐसा मत किया करो, फोटो ही तो उसकी जान थी। अच्छा। आपने फोटो काट दी, अब आप समझ सकते हैं। तो उस समय बाज वक्त वो साथ में थे, टिकरिया जी। कुछ दिनों बाद एक ऐसी पेज 3 की खबर थी फैशन परेड की, उसमें किसी डिजाइनर ने इस तरह का अधोवस्त्र बनाया था कि उसका शेप, जिसको ब्रा कह लीजिए ना, तो उसमें इस तरह का शेप बना दिया था कि उसमें नल लगा हुआ था, ब्रा में नल लगा था। और इन्होंने एक कहानी का नल दमयंती करके उसमें कैप्शन लगा दिया, बड़ा आपत्ति। अब वो गया तो पेज नंबर 3 में, और दूसरे दिन आया तो बोले ये क्या है? बोले साहब आप ही तो इस तरह लगाते हैं। बोले यार ऐसा लगा देंगे आप लोग? तो फिर ये बात ऐसा हुआ कि बड़ी चर्चा हुई, क्योंकि उनकी जॉब चली गई थोड़े दिनों बाद। अच्छा। अब ये अभी तक नहीं मालूम हमें कि उसके पीछे यही वजह थी या कोई और वजह थी। वो चित्र पर ये इत्तेफाक ऐसा हो गया था कि ये दोनों घटनाएं आसपास हुई, कि उनका जॉब से जाना और ये घटना हुई थी। तो लोग इसको जोड़ के इस तरह देखते थे कि यार एक पेज निकलता है भास्कर में, और
एक नौकरी चली गई एक। तो चलिए, जो भी नई पीढ़ी के पत्रकार हैं उनसे मैं ये जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई कभी भी नल दमयंती वाला जो प्रसंग है, जो कहानी है, उसको सुने, समझें, उसका विश्लेषण करें, लेकिन उस पर प्रयोग ना करें, क्योंकि प्रयोग करने क्योंकि वो से उनको लगा था कि इन्होंने इसके मर्म को समझा नहीं। जी जी, है ना, चाहते तो वो पेज 3 देना चाहते थे, लेकिन वो उसको ग्रेसफुल रखना चाहते थे, और वो शायद अति उत्साह में हो गया होगा। समीर जी, एक प्रकरण याद आ रहा है मुझको कि एक बार जब छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जी हाँ, तो मोतीलाल वोरा कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री भी थे। जी जी हाँ, बिल्कुल। तो एक उनके साथ जब भी मुख्यमंत्री का काफिला चलता है तो एम्बुलेंस चलती है, बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, ब्लड ग्रुप से ब्लड जाता है, हाँ, साथ सब में सब बहुत सारे लोग डॉक्टर्स चलते हैं, रहते हैं। राइट। तो मुख्यमंत्री के काफिले में एक गाड़ी थी जिसमें वो कालातीत दवाइयां थी, यानी जो एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां बड़ा चर्चित हुआ। और उसकी जो खबर थी वो आपने कवरेज की थी, मुझे याद है। तो थोड़ा जी सा वो प्रसंग जरूर दर्शकों को बताइए, क्या था जी पूरा? जी जी, देखिए कवरेज तो मैंने नहीं किया था, लेकिन हाँ वो खबर निकाली मैंने थी। अच्छा, तो हुआ ये था कि मैं फ्रंट पेज में बैठा था, तो हमारे सीनियर थे आशिफ इकबाल जी। अच्छा, वो चूंकि साइंस कॉलेज में पढ़े थे, हाँ, और साइंस कॉलेज में हम लोग भी पढ़े थे, तो बड़ा स्नेह था, और पिता के मित्र में से थे, या पिता के चहेते पत्रकारों में से थे। जी, तो वो एक दिन उनको क्या लगा पता नहीं, बोले कॉफी हाउस के सामने गाड़ी आ रही, समीर आज तुम चलना हमारे साथ, हम्म, आज तुमको चीफ मिनिस्टर के उसमें दिखाएंगे। तो अब मैं जूनियर अच्छा, पत्रकार, तो लाउंज में गए सब लोग, पब्लिसिटी की गाड़ी आई, हम हम्म, कॉफी हाउस के पास से बैठे। उस समय तो सब लोग के पास स्कूटर होती थी हाँ ज्यादा से हाँ, ज्यादा। तो सब सीनियर तो चले गए लाउंज में। अब उस समय सुप्रीम कोर्ट का वो नहीं था, सिगरेट विगरेट पीना मना नहीं था सार्वजनिक जगह पे, तो सिगरेट पी रहे थे। मैं सकुचाया हुआ अकेला घूम रहा था। अच्छा, तो मैंने देखा कि कुछ लोग दवाइयां झाड़ रहे हैं, एम्बुलेंस से ड्राइवर। अच्छा, और मुझे लगा यार ये क्या दवाई झाड़ रहे हैं, तो मैं दूर से चल के आया, तो एक शीशी उठाई मैंने, वो सेलाइन थी, सेलाइन की शीशी थी, वो 1.5 साल पहले से एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, फिर मैंने, अब उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या, तुमने कहा रखो, तो मैंने रख दिया। फिर मैंने दूसरा एक उठाया, इंजेक्शन उठाया, तो एक इंजेक्शन था, वो भी, उसमें भी एक्सपायरी डेट। अच्छा, तो मुझे लगा यार, शुरू शुरू पत्रकारिता हमने शुरू की थी, मुझे लगा यार ये तो खबर है कि चीफ मिनिस्टर के काफिले में हाँ, उनकी कितनी दवाइयां एक्सपायरी सारी डेट था। सारी सारी दवाइयां। फिर एक और उठाया, वो भी एक्सपायर, तो सब एक ही बैच की होंगी। हाँ, तो मैं चुपके से जाके उनको बताया धीरे से कैसा है, तो बोले समीर तुम उधर नहीं जाना, उस तरफ नहीं जाना गाड़ी की तरफ। और उन्होंने दूर से देखा फोटोग्राफर कहाँ है हमारा। तो उस समय क्या होता था राजकुमार जी की खबर के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। हाँ, अगर आप दौड़ के चले गए तो पीछे पीछे कोई सीनियर जर्नलिस्ट चला गया, तो उसके पीछे दूसरे लोग भी जाते थे हाँ, एक, जूनियर लोग, की कुछ हाँ, खबर है। खबर है। तो उन्होंने पता नहीं वहां से लाउंज से अखबार उठाया, आपने सही कहा, खबर के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी, अब तो हाँ, भेड़ तो चाल। वो वहां पहुंचे चुपके से। और उन्होंने, मैं तो चुपचाप देख रहा था दूर से, ये कर क्या रहे हैं। उन्होंने मुझे रुकने कहा था, तो वो गए और एक बोतल उठाया, देखा, उनके एक्सप्रेशन से लगा, उनके आईब्रो से लगा कि अरे ये ऐसा है, तो उनको पेपर में लपेट दिया। दूसरी दवाई उठाई, पेपर में लपेट दिया, और उसको ले जाके फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाया लाउंज की दूसरी तरफ। अच्छा, वहीं नहीं, हाँ, और इस बीच में थोड़ा सा उसने विरोध किया ड्राइवर ने, हाँ, कि आप कैसे ले सकते हैं इसको। हाँ, हल्ला किया, तो उसको डांट दिया उनको, आसिफ इकबाल जी ने, तुम चुप रहो और हम देखेंगे क्या है। तो वो दूर से तो दिख रहा था कि डांट रहे हैं कुछ उसका, और वो जबरदस्ती वो लेके आ गया, फोटो खींचा। सिर्फ वो भास्कर में छपा, और शायद फोटोग्राफरों ने अपना दे दिया होगा, तो किसी और में छपा होगा, मुझे उस जमाने का पता नहीं, लेकिन फ्रंट पेज में स्टोरी छपी। और वो बड़ी बड़ी स्टोरी थी वो, हाँ, कि चीफ मिनिस्टर के काफिले में मियाद खत्म, एक दो नहीं सारी दवाएं, और बड़े से सबकी दवाओं को ऐसे गोल गोल उसमें डेट को लगा करके फ्रंट पेज में पूरा 8 कॉलम कि चीफ मिनिस्टर के, मुख्यमंत्री के काफिले में मियाद खत्म दवाएं। उसमें नाम लिखा समीर दीवान / आसिफ इकबाल जी। सिटी एडिशन में आके, चूंकि आसिफ इकबाल जी सिटी चीफ थे, तो सिटी एडिशन में आके उन्होंने बाकायदा मुझे एक्नॉलेज किया, मैंने वो खबर मैंने दी थी करके। लिखा मैंने एक भी शब्द नहीं था, लिखा सिर्फ आसिफ इकबाल जी ने था। लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि दूसरे दिन वो चीफ मेडिकल ऑफिसर आए दौड़े दौड़े, क्योंकि वो सस्पेंड हो गए थे। तो दौड़े दौड़े आए, और उन्होंने संपादक से एक तरह से बहस की कि आप दवाई चोरी करके ले आए, आपके रिपोर्टर। तो संपादक जी थे उस समय भी, अपने रमेश नैयर जी थे। उन्होंने कहा आपको जो करना है करिए, दवाइयाँ तो आपको नहीं मिलेगी, आप चोरी की रिपोर्ट लिखा सकते हैं, आप अपना पद देखिए पहले, आपने बड़ी लापरवाही की है, चीफ मिनिस्टर के काफिले में आपने मियाद खत्म दवाएं रखी हैं, और आप इस तरह बहस कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, आपको जो करना है करिए। तो ये बड़ी खबर थी कि इस तरह से खबर होती है, तत्काल एक्शन होता है। और मेरे लिए तो और भी बड़ा था कि मैं एकदम जूनियर मोस्ट था, मैंने सिर्फ इंगित किया था, मैंने सिर्फ इशारा किया था, और खबर इतनी बड़ी बन गई थी। समीर जी, शहर में
एक बार हुआ करती थी, जैसे कॉफी हाउस हुआ करता था। शहर में तो और भी बहुत से बहुत बार, सारी बार है, हाँ, लेकिन वो प्रेस कॉम्प्लेक्स के सामने बहुत सारे बार है। एक बड़ी फेमस बार थी, हाँ, उसका नाम था सवेरा। जी जी। और मुझे याद पड़ता है कि शाम होते ही बहुत सारे पत्रकार उस सवेरा बार के अंधेरे वाले इलाके में चले जाते थे। जी हाँ। तो जो सवेरा बार नहीं गया वो पत्रकार माना ही नहीं जाता था कि यदि रायपुर में है और उसने सवेरा बार नहीं देखा जी हाँ। जी हाँ। तो फिर क्या देखा। जी हाँ। यदि दिल्ली गए आपने कुतुब मीनार नहीं देखा, हाँ। आगरा जाके ताजमहल नहीं देखा, दिल्ली के प्रेस क्लब में हाँ जाके है ना, यदि आपने मैनोशी नहीं की। तो माना जाता था कि यदि आप पत्रकार हैं, हाँ। रायपुर शहर में काम करते हैं, तो और आप सवेरा बार नहीं गए, जी हाँ। सवेरे बार के अंधेरे इलाके में नहीं हाँ, पहुंचे, हाँ। तो कभी आपको उस अंधेरे इलाके में जाने का अवसर मिला या गए हाँ, आप? नहीं नहीं गए तो नहीं, बाई चॉइस तो नहीं गए, लेकिन अच्छा। एक सीनियर हमारे थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अभी हैं वो जीवित हैं, पर वो उनको शौक था, वो जाते थे, शायद उनको कर्टसी में मिलता होगा वहाँ, अच्छा। तो वो रोज जाते थे। अच्छा। और उनके लिए बाकायदा वाइन और उसके साथ में जो होता है चखना वगैरह, हाँ। वो सब इंतजाम बड़े अच्छे से ग्रेसफुल ढंग से होता था। अच्छा। तो वो हमको ले जाते थे, पता नहीं, पर एक और साथी थे हमारे, वो भी अब साथी हैं तो नाम नहीं लूंगा, साथी हैं मेरे मेरे तो बचपन के मित्र हैं वो। तो वो दोनों जाते थे और दोनों हम लोग कुड़मुड़ाते हुए जाते थे, अरे यार ये सीनियर है, इनके साथ जाना पड़ता है, ये कहते हैं साथ में चलो। और पता नहीं उनकी मंशा क्या थी, वो चाहते होंगे कि ये हम लोग भी उनके साथ लें। तो एक दो बार तो उन्होंने कहा भी, करे लो यार चलता है। तो हम लोग बड़े थोड़ा कन्विक्शन के पक्के थे, तो नहीं लिया, अब बैठे रहते थे। और होता ये था कि वो 3 बज जाते थे, 2:30 बज जाते थे, सिटी में वो थे, हम फ्रंट पेज में थे, तो साथ साथ निकलते थे और उनको लगता था कि ये मेरे साथ चेले बन जाए, ऐसा लगता होगा। हाँ, तो जब भी आप निकलते होंगे जो देखने वाले वो हाँ, बोलते होंगे कि यहाँ आप से निकल रहे हैं, सही जगह से निकल हाँ, रहे सही जगह से निकल रहे हैं। नहीं, वो तो रात का अंधेरा होता था हैं। और हम साइकिल में लूना थी उस समय, अच्छा। हमारे है ना रिपोर्टर थे, तो उनके साथ रिपोर्टर थे, लूना थी, मेरे पास भी थी, हम निकलते थे। 10-15 दिन तक उन्होंने, 12-13 दिन तक उन्होंने हमको साथ में अपने कंपनी करवाया। हाँ। बाद में उनको लगा कि अब ये दे आर नॉट बजिंग, मतलब ये तो कुछ टस-मस नहीं हो रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने जैसा उनका वो ग्लास व्लास आता था हाँ। और सब रखा जाता था, थोड़ा सा गप-अप करते थे, बोलते थे चलो यार निकलो यार समीर, तुम लोग रात हो रही है, तुम लोग को फिर है ऐसा करके। तो जब उन्होंने ऐसा कहा उस दिन, हम सीढ़ी से उतरते हुए नीचे, हमने कहा यार बचे, लाख लाख शुक्र है, अब कल से हमें नहीं आना पड़ेगा यहाँ। लेकिन कहा जाता है हाँ। कि जो इस तरह के जो पत्रकार होते हैं या जो भी मंदू भाई होते हैं, जी हाँ, उनकी संगत में काफी ज्ञान मिलता है। तो कुछ ज्ञान तो मिलता था, ज्ञान ज्ञान तो ज्ञान तो मिला मिलता कि था। हाँ, वो बहुत टैलेंटेड पत्रकार थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी थे, अच्छा। हम ये बता सकते हैं, है ना, है ना। हाँ। तो हाँ, चलिए, एक और प्रसंग याद आ रहा है मुझे कि जब आप देशबंधु में थे, जिसको हम लोग पत्रकारिता का स्कूल, विश्वविद्यालय और भी कई कई संज्ञाओं से जानते समझते हैं, बहुत अच्छा। तो अक्सर मैंने देखा कि वहाँ हर दूसरी खबर पे कोई ना कोई एक एक्शन होता था। एक अच्छा अखबार था, हाँ, खबरों के स्तर अभी पर भी ध्यान है दिया अखबार, जाता था। हाँ हाँ, हाँ स्तर पे। तो कभी कोई ऐसा वाकया आया कि किसी चीफ मिनिस्टर का या होम मिनिस्टर का या होम सेक्रेटरी का कोई ऐसा फोन आया हो? क्योंकि मुझे याद है कि जी। मैं कुछ समय जब रायपुर में था, तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई अफसर जो है, या चीफ मिनिस्टर या मंत्री का फोन जरूर घनघनाता आता था कि था। देखिए ये खबर छप गई है, ऐसा हो गया। जी अब हाँ, तो ये परंपरा ही अखबारों में बंद हो गई। अब तो पता नहीं, सीधा मंत्री अफसर या जो लोग हैं वो सीधा संपादक के घर पहुंच जाते हैं, खबरों का पता ही नहीं चलता है पता ही नहीं चलता, कि और खबरें किस बनती हैं प्रायोजित। प्रायोजित होती हाँ, है। तो बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा बताएं, ऐसा कुछ वाकया आपको याद हो तो। देखिए, बात तो होती थी और वो संपादक के कैबिन में होती थी, तो वहाँ तो उनका कमरा था देशबंधु में, स्वर्गीय ललित सुरजन जी का कमरा था। मैं बहुत ही रेवर्ड पत्रकार है मेरे लिए वो, और बहुत अध्ययनशील पत्रकार है, मेरे पिता के मित्र भी थे और वो मुझे चाहते भी थे, इसलिए नहीं कि मित्र हैं इसलिए, मैं मेरे काम से वो मुझे पसंद करते थे। तो एक दिन हुआ यूं कि हम सुनते रहते थे कि अर्जुन सिंह से बात हो रही है उनकी, मोतीलाल वोरा से बात हो रही है उनकी, लेकिन एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि मैं फ्रंट पेज पे बैठा था और वो किसी काम से फ्रंट पेज पर आए थे, और अंदर में काला वाला फोन होता था, तो जब रिसेप्शन में फोन आया तो उन्होंने संपादक के कमरे में दिया, वहां नहीं थे तो उन्होंने उसको ट्रांसफर किया यहाँ फ्रंट पेज पे। तो मैं फ्रंट पेज पे, मेरे सामने आके खड़े हुए तो मैं भी खड़ा हो गया, और फोन है बोले, तो सर आपका फोन है, बड़े भैया बोलते थे उनको। तो उन्होंने फोन उठाया और वहां से दूसरे एंड में शायद होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने वो उस रिपोर्टर की बात की कि ये जो नक्सलाइट्स वाली खबर छपी है वो कौन है, और उनका, हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो एकदम से नाराज हो गए ललित सुरजन जी, और वो खबर ये थी कि उस समय हमारे सहयोगी रुचिर गर्ग जी जंगलों में जाके, बहुत लंबी खबर कई किस्तों में छपी थी, है ना, वो नक्सलाइट बड़ी मकबूल भी, बहुत मकबूल हुई थी, बहुत चर्चा थी, और वो राष्ट्रीय स्तर की खबर थी। तो वो ललित, वो चाहते थे कि उनसे बात करें। ललित सुरजन जी, क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन ऐसे उनकी बातों से लगा कि वो नाराज हो गए, वो नहीं चाहते कि उनके रिपोर्टर से उन लोग पूछताछ करें। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए,
जो यहाँ के रिपोर्टर हैं रुचिर गर्ग जी, इनकी बायलाइन स्टोरी छपी थी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के एम्प्लॉय नहीं है, इतने सख्ती से कहा और फोन रख दिया। दोबारा फोन बजा, तो अच्छा। शायद वो होम सेक्रेटरी फोन कर रहे थे, होम मिनिस्टर से बात कराना चाहते थे, बाबूलाल गौर थे शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो दोबारा भी फोन उन्होंने कह के रख दिया कि इसमें कोई बात नहीं होगी। तब हम सब सन्न हो गए कि किसी, हमने पहली बार देखा था क्योंकि हम जूनियर थे ना, एकदम 3-4 साल ही हुई पत्रकारिता करते, तो कोई मिनिस्टर को फोन रख दे, किसी सेक्रेटरी का कोई संपादक, आज तो कल्पना नहीं कर सकते। आज जो साइकोफेंसी का जो दौर है, ठकुर सुहाती का जो दौर चल रहा है, उसमें आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप संपादक तो दूर, आप तो मिनिस्टर यदि बोल दी कि फोन तो छोड़िए, आप एक आईफोन लेके आइए घर में, तो संपादक आईफोन लेके पहुंच जाएगा। तो ये मुझे बहुत इम्प्रेस किया था ये, और उन्होंने नहीं बताया, फोन रख दिया। चलिए एक सवाल और पूछ रहा हूँ, संपादकों की बात चली है, तो क्या कभी आपने किसी शराबखोर, लतखोर, औरतखोर या हरामखोर या किसी लोहा चोर जैसे संपादक के साथ या किसी रिपोर्टर के साथ आपका कोई ऐसा पाला पड़ा? नहीं, रिपोर्टर क्योंकि ज्यादातर संपादकों की अब जो श्रृंखला है वो इसी तरफ है। हाँ नहीं, ये सब जितना आपने विशेषण गिनाया इसमें तो नहीं, लेकिन हाँ, लोहा चोर पे मैं स्टिक करूंगा। उस समय ऐसा कुछ हुआ कि भिलाई में जो ब्यूरो चीफ थे वो बड़े सीनियर थे, अच्छा, बड़ा नामी वो थे, और उनके बारे में कहा जाता था कि ये संपादक के बड़े मित्र हैं। मित्र आप समझ सकते हैं कि संपादक का मित्र क्यों होगा कोई, तो वो और बड़े सीनियर भी थे। तो उस भिलाई के डेस्क में जब भी जाते थे तो हमारे सीनियर एहतियात बरतने जरूर कहते थे, जो हमसे प्यार करते थे। तो मैं चूंकि फ्रंट पेज से कुछ दिनों के लिए गया था, एडहॉक में समझ लीजिए कि वो जो वहाँ काम करते थे वो छुट्टी पे गए थे, तो मुझे वो हैंडल करने कहा गया। तो मुझे ये तुरंत ही संपादक के घर जाने के बाद कहा गया, समीर देखना, वो आदमी बहुत खतरनाक है, उसकी खबरों को देखना। तो 2-3 हफ्ते की बात थी। हुआ ये कि जो खबर छप चुकी थी, और गुरुवार को मेरा वीकली ऑफ होता था, तो जो खबर छप चुकी थी उन बंदे को पता था, वो तो सीनियर थे, तो वही खबर, उनका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, वही खबर उन्होंने फिर लगवा दी, और दूसरे दिन खुद ही शिकायत किया कि अच्छा, ये खबर 2-2 बार लगा देते हैं, या जो बैठे हैं वो बहुत लापरवाह हैं। तो देखो समीर, तुमको सावधान रहना पड़ेगा, देखो ये इस तरह करते हैं। तो जो भी मेरे साथी थे, मैंने उनसे कहा, और संपादक से भी कहा कि देखिए मेरी छुट्टी थी, मैं वो खबर लगा चुका था, इनको देखना चाहिए था, सावधानी से लगाना चाहिए था। चलिए उसको छोड़ते हैं, वो समझ गया मैं पूरा। तो फिर हुआ ये कि वो आकर के उन्होंने चिट्ठीबाजी की और बहुत नाराज हुए, और चिट्ठी में आपत्तिजनक चीजें लिखी कि मैं देख लूंगा, धमकी जैसा। अरे खैर, अभी वो भिलाई में तो खैर मुझे लगता है वो दिवंगत हो चुके हैं, तब उनकी अपन बात छोड़ते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत तंग किया था लोगों को। हाँ, वो मैं समझ गया उस पूरे मामले को, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं दुर्ग भिलाई, बाद में मैंने बासबूत एक पूरी फाइल बना के दी थी, तो संपादक जी ने कहा आप शांत रहिए, आप फंस जाएंगे, यहाँ लड़के आजकल तेज हैं। तो वो खैर लोहा चोरों की पूरी एक जमात है वहाँ पे। हाँ, ये बात तो बाद में मुझे पता लगी, जब मैं भास्कर में भिलाई में गया तब मुझे बहुत करीब से देखने का मौका मिला। एक आखिरी सवाल समीर जी मैं पूछना चाहूंगा। जी हाँ। काफी लंबा वक्त पत्रकारिता में आपने गुजारा, अब भी आप एक अच्छी पत्रिका निकाल ही रहे हैं, तो गोदी मीडिया कहा जाता है आपकी मीडिया को, बिकाऊ मीडिया कहा जाता है, वो सम्मान जो मीडिया का होना चाहिए था वो अब नहीं रहा, और इसके लिए बहुत हद तक के मीडिया दोषी भी है, क्योंकि मीडिया के लोगों ने ही अपने आपको इस तरीके से गिराया भी है और मूल्यन किया है अपना। तो कैसा देखते हैं, कैसा फील करते हैं कि एक ज़माना था जब पत्रकारिता का एक रौब हुआ करता था, एक मतलब सम्मान मिला करता था, और अब तो जिसे देखो वो माइक लेके घूमता है और कब मुंह पे डाल देगा आपके पता नहीं चलेगा, कब उसके बारे में ही वो खुद खबर बन जाएगा, खबर देने वाला कोई नहीं जानता। तो कैसा जिस ढंग से वो मूल्यन हो रहा है, लगातार गिरावट जो देखने को मिल रही है, अब कैसा फील करते हैं? राजकुमार भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम किसी पेशे में लंबे समय तक रहते हैं तो हम उस पर टिप्पणी करने के लिए अपने आप को साधिकार हम टिप्पणी कर सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं, तो कुछ हद तक कर भी सकते हैं, लेकिन बात एकदम ब्लैंकेट उस तरह नहीं कह सकते कि एकदम जनरलाइज करके नहीं कह सकते कैसा है, क्योंकि हर दौर में अवमूल्यन होता है, तो उसके साथ साथ बहुत अच्छी पत्रकारिता, बहुत अच्छा अध्ययन सब जगह होता रहता है। तो अभी ये तो बहुत सही बात है कि अवमूल्यन हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल बहुत अच्छी पत्रकारिता भी हुई है। जिन पत्रकारों से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ नेशनल स्तर के, उनसे मैं कहूँगा जैसे पी साईनाथ ने जो पत्रकारिता की है, ग्रामीण पत्रकारिता, उनकी पत्रकारिता पर सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कृषि नीति तक को बदलना पड़ता है, ऐसे पत्रकार हुए। विनोद दुआ अभी उनका निधन हुआ, एक बहुत अच्छे पत्रकार थे। चंदन मित्रा एक अच्छे पत्रकार थे, है ना, जो जिनके पायनियर में मैं काम करता रहा। तो मेरे लिए तो हमेशा ये लोग प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अभी राष्ट्रीय स्तर के अलावा आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जूलियन असांजे को देखेंगे, जिनको भटकना पड़ रहा है देश दुनिया छोड़ के, इधर उधर अपना देश छोड़ के भटकना पड़ रहा है। तो ये आप देख लीजिए कि इतने अवमूल्यन के बाद भी इस तरह की चीजें जिंदा है। ये राष्ट्रीय स्तर पर ही, अब हमारे लोकल स्तर पर भी है।
अगर आप थोड़ा सा इजाज़त दें तो मैं कहूँ कि एक चीज़ को बहुत रेखांकित करना चाहूँगा कि हम तो राजधानी में बैठे हैं, लेकिन अभी जब सरकार बनी थी उसके 1-2 महीने पहले सारे एम्बेसी के लोग, सारे दूतावास के लोग आते हैं ये पता करने की जब अगली सरकार बनेगी तो कैसी बनेगी और किस क्या नीति होगी। ये हर बार होता है, हर जगह। तो एक ब्रिटिश एम्बेसी से, कलकत्ता से लोग आए थे और एक बड़े पत्रकार को यहाँ पर अनुबंधित किया था और उन्होंने सब जगदलपुर के पत्रकारों को बुलाया था। ये बात बहुत रेखांकित करने योग्य है। उन्होंने जो बात बताई रोंगटे खड़े करने वाली थी कि वो जा करके दंतेवाड़ा, दुर्गु-कोंदुल, ये एकदम बॉर्डर में जाके रिपोर्टिंग करते हैं। खतरा मोल लेके, बारिश, मौसम का खतरा, सिक्योरिटी का खतरा। और जो दिल्ली से पत्रकार आते हैं वो जगदलपुर तक जाते हैं। जगदलपुर में बैठ के शराब पीते हैं होटलों में। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, हो सकता है उसमें कुछ बहुत सिंसियर पत्रकार भी होते होंगे, मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादातर जैसा कि उनका कहना था, बकौल वो हमारे साथी जिसमें लड़कियां भी थी, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं और हम जब बताते हैं हमें बड़ा दुख होता है कि हम उनको बताते हैं और वो अपना लाइन छापते हैं और वो छापते हैं जो उनको सूट करता है, तो वो खबर पूरी सच नहीं होती। ये तो हमारे साथी अभी राजेश जोशी जी अच्छे पत्रकार हैं नवभारत के, उनको भी पता है जो बात मैं बता रहा हूँ कि बाहर से खबरें लेते हैं और उन खबरों को अपना नाम लगा के दिल्ली में छाप देते हैं, उनको हम उसकी विश्वसनीयता देख के पढ़ते हैं, जबकि जोखिम उठा रहे होते हैं हमारे साथी। तो जो आप कह रहे हैं कि अच्छी पत्रकारिता नहीं हो रही है या अभी तो जनरलाइज करके देखेंगे तो यही हाल है, लेकिन अच्छी पत्रकारिता भी हो रही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपनी दृष्टि ठीक रखने की जरूरत है और अपना कन्विक्शन को तगड़ा रखने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, ये मुश्किल है थे समीर दीवान और इनसे हमने लंबी बातचीत की बिखरे पन्ने अनसेंसर्ड में। बहुत कुछ मैंने भी निजी तौर पे जाना, हमारे मित्र तो हैं ही और उनसे हम लंबी बातचीत आगे भी करते रहेंगे। और वे पत्रकार जो इस पूरे इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो नई पीढ़ी के हैं, जो कुछ करना चाहते हैं पत्रकारिता में, जो उम्मीद की तरह कहीं पे दिखाई देना चाहते हैं, मैं ज़रूर उनसे कहना चाहूँगा कि अपने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से, पुराने पत्रकारों से ये सोच कर के ज़रूर मिलें कि अभी वे चुके हुए नहीं हैं। ये सही है कि एक ठहराव सा है, लेकिन उस ठहराव में भी कुछ अपने लिए वे अपने काम की चीज़ें निकाल सकते हैं। समीर जी की पत्रिका को पढ़ के भी कुछ निकाल सकते हैं, समीर जी से मिल के भी कुछ निकाल सकते हैं। तो अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।